Hello everyone, welcome again to my biology classes. लास्ट वीडियो में हम केमियोस्मोसिस के बारे में बात कर चुके हैं। एटीपी का जनरेशन हो चुका है और NADPH2 भी बन गए हैं और जो कि ATP एंड NADPH2 जो कि यूटिलाइज होंगे अभी एनर्जी सोर्स की तरह। कहाँ पे यूटिलाइज होंगे? स्ट्रोमा में यूटिलाइज होंगे। किस लिए यूटिलाइज होंगे? ग्लूकोज बनने के लिए यूटिलाइज होंगे। डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होंगे। लाइट रिएक्शन खत्म हो गया। फोटोसिंथेसिस का जो फर्स्ट स्टेप है, जिस स्टेप में सनलाइट को एनर्जी सोर्स की तरह यूज करके एटीपी और NADPH2 बना लिए और अभी उसी एटीपी और NADPH2 जो कि लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट्स हैं, जो लाइट रिएक्शन में बने हैं, उनको यूज करके एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज बनाएंगे। कौन बनाएगा? प्लांट बनाएगा ग्लूकोज। कहाँ पे बनाएगा? स्ट्रोमा में, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होती है, जो फ्लूइड होती है, उसमें बनता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज एक साइक्लिक मैनर से बनती है। ग्लूकोज जो बनती है, कार्बोहाइड्रेट इनिशियली ग्लूकोज बनता है और वो एक साइक्लिक मैकेनिज्म होती है, एक साइकिल होती है, तभी जाके ग्लूकोज बनती है। और इस साइकिल में जो एटीपी और NADPH जो कि बने हैं लाइट रिएक्शन में, जिसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, वो यूज होते हैं। क्योंकि ग्लूकोज बनने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी सोर्स की तरह काम करते हैं। ग्लूकोज बनने के लिए, ग्लूकोज बनाने में वो काम आते हैं, इसलिए ये बने थे। प्लांट क्या लाइट रिएक्शन में सनलाइट को यूज करके एनर्जी सोर्स की तरह एटीपी और NADPH बना लिया और इसको यूज करके अभी ग्लूकोज बनाएगा। स्ट्रोमा में ग्लूकोज बनता है और जिस स्टेप में ग्लूकोज बनती है उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि लाइट को डिपेंडेंट नहीं करती, जो कि प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन को डिपेंड करती है। इसलिए इसका नाम रखा गया डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन की बात होती है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट रिएक्शन। इट कैन नॉट डिपेंड्स अपॉन द सनलाइट टू occur. It can depends upon the products of light reaction to occur. That is named as ATP and NADPH. Okay? एंड जिस साइकिल के दौरान ग्लूकोज बनती है स्ट्रोमा में, उसको बोलते हैं कैल्विन साइकिल। और फर्स्ट इस साइकिल को फर्स्ट स्टडी किए थे एक साइंटिस्ट ने, उनका नाम है मेल्विन कैल्विन। सो इनका नाम साइंटिस्ट के अनुसार इस साइकिल को रख दिया कैल्विन साइकिल। 1957 में फर्स्ट स्टडी किए थे इस साइकिल को, कि साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस होती है डार्क रिएक्शन में और वो स्ट्रोमा में होता है और उसी साइकिल के दौरान ग्लूकोज बनती है। उसको फर्स्ट स्टडी किए थे, उसी साइकिल को फर्स्ट मेल्विन कैल्विन ने, और उस साइंटिस्ट के अनुसार इस साइकिल के नाम रख दिए कैल्विन साइकिल। चलो देखते हैं क्या होता है, कैसे ग्लूकोज बनती है
केल्विन साइकिल के दौरान। लेट अस सी। स्ट्रोमा में ये सब मैकेनिज्म, जो साइक्लिक मैकेनिज्म होती है वो स्ट्रोमा में होती है। क्लोरोप्लास्ट की जो फ्लूइड होती है, प्रेजेंट होती है, वो स्ट्रोमा के रीजन में इस साइक्लिक चलती है, तभी ग्लूकोज बनती है। ठीक है, तो क्या होता है, फर्स्ट स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है एक 5 कार्बन कंपाउंड सुगर मॉलिक्यूल दैट इज नेम्ड एज राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, RUBP, शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं RUBP। ये क्या करता है, रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है फर्स्ट मॉलिक्यूल, एक 5 कार्बन का जो मॉलिक्यूल होता है उसका नाम है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट और बाइफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RUBP। ओके, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो RUBP के साथ रिएक्ट करता है उसी स्टेप को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, और एक एंजाइम के हेल्प से होती है, उसका नाम है रूबिस्को। रूबिस्को क्या करता है, स्ट्रोमा में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साइड उसको बाइंड करता है और रिएक्शन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो रूबिस्को क्या करती है, रूबिस्को एक एंजाइम होती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करती है, बाइंड करती है, और ये रिएक्शन जो इसके साथ होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इसको रिएक्शन होने में हेल्प करती है। उसका नाम है रूबिस्को एंजाइम। तो फर्स्ट स्टेप जो होती है केल्विन साइकिल में, जिसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होती है किसके साथ, फर्स्ट मॉलिक्यूल दैट इज नेम्ड एज राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट व्हिच इज ए 5 कार्बन कंपाउंड। तो इसका 5 कार्बन और इसका 1 कार्बन, तो एक फर्स्ट प्रोडक्ट बनती है जो साइकिल में, उसका वो एक अनस्टेबल 6 कार्बन की कंपाउंड बनती है, वो अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड फर्स्ट बनती है, अनस्टेबल है। तो ये क्या करती है, फर्स्ट स्टेप में स्प्लिट हो जाती है, ब्रेक कर जाती है और टूट जाती है, 2 मॉलिक्यूल में टूट जाती है। उसका 2 मॉलिक्यूल क्या क्या बनते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल बनती है। तो साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बना, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अगर हम देखेंगे उसका 2 मॉलिक्यूल बनता है, और एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में अगर हम देखते हैं तो 3 कार्बन की एक शुगर होती है, ये मॉलिक्यूल होती है, और उसका जो 3rd कार्बन है उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इसका नाम रख दिया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, सो whenever the ribulose 1,5 bisphosphate can combine with carbon dioxide by the help of enzyme Rubisco, it can produce the first stable compound or product, that is the 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अगर साइकिल में अगर हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होता है, उसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होती है। तो इसलिए इस साइकिल के नाम और एक नाम रख दिए C3 साइकिल, बिकॉज ड्यूरिंग द साइकिल द फर्स्ट प्रोडक्ट विच इज फॉर्म इज ए 3 कार्बन कंपाउंड and it is the stable product. Okay, now the 2 molecule of 3-phosphoglyceric acid can converted into 2 molecule of 1,3-bisphosphoglyceric acid. और इसी रिएक्शन जो होती है के दौरान क्या होता है, ATP यूज होती है, और ATP का जो
एटीपी यूज होके एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है और उसका जो फॉस्फेट ग्रुप है, इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में जो एक फॉस्फेट लगा था उसका 1 नंबर कार्बन में और एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है और वो बन जाता है 1,3 बिस फॉस्फोर और बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, फिर क्या होता है, 2 molecule of 1,3 biphosphoglyceric acid can converted into or can reduced into 2 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate। इसका जो फॉस्फेट था वो निकल जाता है यहाँ पे और यहाँ पे क्या होता है, एसिड से एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है और जब एसिड से एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है तभी रिडक्शन होती है और रिडक्शन में क्या होती है, NADPH का यूज होती है और क्या बनता है, NADP बनता है। ठीक है, अभी क्या बना, 2 molecule ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate, उसी में से आउट ऑफ 2 molecule of 3-phosphoglyceraldehyde 1 molecule of 3-phosphoglyceraldehyde is utilized in the synthesis of glucose and another molecule of glyceraldehyde 3-phosphate, जो 2 मॉलिक्यूल बना ना उसमें से एक मॉलिक्यूल आगे जाके ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज बनने में काम आएगा और जो एक मॉलिक्यूल रह गया वो क्या होता है, उसका क्या होता है, जो राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट बनने में फिर से काम आती है। और जब यहाँ जो एसिड से एल्डिहाइड बनने तक जो स्टेप है उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, कार्बोक्सिलेशन, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हुआ, बाइंड हुआ। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, एसिड का जो एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है उसी स्टेप में रिडक्शन होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप। फिर क्या होता है, रीजेनरेशन। रीजेनरेशन का मतलब क्या हुआ, एक साइकिल है, जहाँ से शुरू हुआ था उसी में ख़त्म भी होगा। तो यहाँ पे फिर से राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बनने के लिए ये जो उसका एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज सिंथेसिस में काम आता है और दूसरा मॉलिक्यूल क्या होता है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट का रीजेनरेशन करता है, रीजेनरेशन होने में काम आती है। और उसी स्टेप में क्या होता है, रीजेनरेशन, इसी को बोलते हैं रीजेनरेशन स्टेप। ओके, और उसी स्टेप में क्या होता है, फिर से एटीपी का यूटिलाइज होता है और एडीपी निकल जाती है स्टोमा में। और अगर हम ये केल्विन साइकिल को देखें तो यहाँ पे 3 स्टेप होता है। एक केल्विन साइकिल में 3 स्टेप होता है, कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जहाँ पे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन बाइंड्स होती है, जहाँ पे रिएक्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ RUPP, उसी को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन के दौरान क्या बनती है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनती है, जो कि एक स्टेबल प्रोडक्ट है 3 कार्बन कंपाउंड का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जो एसिड का एल्डिहाइड में कन्वर्ट होना उसको बोलते हैं रिडक्शन। 3 स्टेप, एक कार्बोक्सिलेशन, एक रिडक्शन और एक रीजेनरेशन। रिडक्शन हुआ और रीजेनरेशन क्या, फिर से जो स्टेप में के दौरान क्या होता है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट का जो रीजेनरेट होती है, फिर से जेनरेट होने के बाद तो फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा ना। तो ये जो स्टेप होती है टोटल कंप्लीट होती है, एक साइकिल में 3 स्टेप होती है, तभी जाके एक साइकिल फिर कंप्लीट होती है और ग्लूकोज बनती है। और एक ग्लूकोज में कितने कार्बन है, एक ग्लूकोज में C6, उसका फॉर्मूला है C6H12O6, मतलब उसमें एक ग्लूकोज में 6 कार्बन है और एक कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसिस होने के लिए
सिक्स टाइम ऐसे केल्विन साइकिल चलती है। एक केल्विन साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड का बाइंड्स होती है, फिर दूसरी केल्विन साइकिल में दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरी केल्विन साइकिल में तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे करके फाइनली जब 6 टाइम केल्विन साइकिल चलती है तभी 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, तभी जाके 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज सिंथेसिस होती है। और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज सिंथेसिस होने के लिए 18 एटीपी और 18 एटीपी एंड 12 NADPH2 का रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये है वो साइकिल। देखिए यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड कैन एक्सेप्ट 6 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट प्रोड्यूस्ड 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ऐसे 6 बार चलता है। ये जो साइकिल है 6 बार चलने के बाद एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होती है, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो सिंथेसिस होती है स्ट्रोमा में, उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। और इसका नाम रखा गया साइंटिस्ट के अनुसार, फर्स्ट एक साइंटिस्ट स्टडी किए थे, ग्लूकोज बनती है स्ट्रोमा में, मेल्विन केल्विन 1957 में इसी साइकिल को प्रपोज किए थे, और उनके नाम के अनुसार उस साइकिल को रख दिए केल्विन साइकिल। और अगर हम देखेंगे कि केल्विन साइकिल का जो साइकिल चलती है उसका अगर हम देखेंगे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनती है, तो वो एक 3 कार्बन कंपाउंड बनती है, उसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और उसी प्रोडक्ट फर्स्ट प्रोडक्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट बनती है उसके अनुसार रख दिए इसी साइकिल का नाम C3 साइकिल। और जब C3 साइकिल चलती है स्ट्रोमा में ATP और NADPH2 यूज होते हैं, और तभी जाके ग्लूकोज बनती है। एक C3 साइकिल चलने के लिए एक कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, और रूबिस्को जो एंजाइम काम करती है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करके बाइंड होती है, तब जाके रिएक्शन चलती है, उसका नाम है रूबिस्को, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। इसका जो रूबिस्को जो एंजाइम होता है जो कि केल्विन साइकिल चलाता है, उसका डुअल नेचर होती है, डबल नेचर होती है। एक तो वो स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करती है और ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करती है, लेकिन किसका कंसंट्रेशन स्ट्रोमा में ज़्यादा है? अगर स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो तभी क्या करती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है और केल्विन साइकिल चलती है और ग्लूकोज बनती है। अगर स्ट्रोमा में ड्यू टू सर्टेन कंडीशन ऑक्सीजन इज मोर और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या हो गया है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है स्ट्रोमा में अभी, तो वो क्या करता है, रूबिस्को क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, और तब क्या चलती है, केल्विन साइकिल नहीं चलती। तब क्या होता है, केल्विन साइकिल तो बाद में चलती है, लेकिन उस केल्विन साइकिल चलने से पहले क्या होती है, फोटो रेस्पिरेशन होती है। तब क्या होती है, रूबिस्को जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है स्ट्रोमा में, उसके साथ बाइंड करती है, तब क्या चलाती है, फोटो रेस्पिरेशन चलती है। और फोटो रेस्पिरेशन प्लांट के लिए एक वेस्टफुल प्रोसेस है, मतलब एक प्लांट जितना सिर्फ केल्विन साइकिल चलने से जितना ग्लूकोज बनता है, अगर रूबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है
और फोटो रेस्पिरेशन कराता है, तभी क्या होता है, ग्लूकोज का जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उसी प्लांट में वो क्या होता है, कम हो 25% लेस होता है प्रोडक्टिविटी उसी प्लांट में। उसमें क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है उस केस में। कौन सा केस में, जब रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है। कब बाइंड करती है ऑक्सीजन के साथ, जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन स्ट्रोमा में ज़्यादा होती है, तब क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन होती है। और फोटो रेस्पिरेशन प्लांट्स के लिए वेस्टफुल प्रोडक्ट होती है। वेस्टफुल तो नहीं, लेकिन क्या होता है, प्रोडक्टिविटी उसका लेस कम होती है, 25% कम हो जाती है प्रोडक्टिविटी। फोटो रेस्पिरेशन अगर प्लांट्स में हो गया और उसके बाद केल्विन साइकिल हुआ, तब क्या होता है, ग्लूकोज तो बनेगी जैसे करके भी, लेकिन उसी केस में क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन होता है जब प्लांट में, तो उसी में क्या होता है, 25% प्रोडक्टिविटी लेस हो जाती है। तो इसलिए रूबिस्को हमेशा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़ना चाहिए। इसलिए स्ट्रोमा में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा रहेगी, तभी रूबिस्को जाके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा और केल्विन साइकिल चलाएगा और ग्लूकोज अच्छे से बनेगा प्लांट में। अगर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, तो रूबिस्को क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, बाइंड्स करेगा और चलाएगा फोटो रेस्पिरेशन। तब प्लांट के लिए थोड़ा सा मतलब दिक्कत होती है और उसमें प्रोडक्टिविटी लेस हो जाती है। और जब ऐसे भी कंडीशन आता है जब स्ट्रोमा में दोनों का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का अगर इक्वल कंसंट्रेशन है, तब क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन है कि स्ट्रोमा में मैम अभी रूबिस्को एंजाइम क्या करेगा जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इक्वल हो, तब क्या करता है, वो उसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है, क्योंकि उसका एफिनिटी ज़्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। लेकिन मजबूरी में जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसको बाइंड करनी पड़ती है ऑक्सीजन के साथ और फोटो रेस्पिरेशन चलाता है। ठीक है, ये है केल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज बनती है स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।